अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डॉन लीक्स ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाई। खबर सामने आने के बाद सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान तनाव बढ़ा, बदएतमादी की फजा ने जन्म लिया, इल्ज़ाम तराशियां हुई, सख्त बयानात सामने आए। वज़ीर आज़म हाउस ने 3 बार खबर की तरदीद की। 2 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेज में इस हवाले से बात हुई। फौजी क़यादत का सख्त बयान भी सामने आया। खबर किसने लीक की, क्यों लीक की, जिम्मेदारों के तयन के लिए 7 नवंबर को इंक्वायरी कमेटी कायम की गई, जिसकी रिपोर्ट 5 माह बाद अब हुकूमत के पास है। मगर हैरानकुन तौर पर कमेटी की जो खबर है वो लीक की जा रही है और ये बाकायदा तौर पर क्या इसका फैसला आया है वो हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया। मगर हम आपको ये ज़रूर बता रहे हैं, जो हमारे ज़राए बताते हैं, कि ये कमेटी इस बात का तयन नहीं कर सकी, इस बात में नाकाम रही कि आखिर खबर लीक की किसने थी। जो खबर रोक ना सके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर किसने लीक की, किसने रिपोर्टर तक पहुंचाई, ये तयन नहीं हो सका। 5 माह बाद अब सामने आने वाली रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका है। रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आज़म से तारिक फातमी और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की अलग अलग मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा की सरबराही में कायम की गई डॉन लीक्स तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में खबर लीक किसने की, जिम्मेदारी इसकी आयद नहीं की जा सकी। अलबत्ता रिपोर्टर की तरफ से पूछे गए सवालात पर इस स्टोरी को अखबार में रोकने में नाकामी पर जिम्मेदारियां आयद की गई हैं। एक जिम्मेदारी पहले ही परवेज रशीद साहब पर आयद कर दी गई थी, जिन्हें अपने ओहदा छोड़ना पड़ा था। अब ये सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में खबर का छपना मुख्तलिफ हुकूमती इदारों यानी वजारत इत्तलात और वजारत खारजा की नाकामी है। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का वजारत खारजा का कलमदान वापस लिया जाए, मगर उनका ओहदा जो है वो बरकरार रखा जाएगा, यानी वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रहेंगे मगर मुआविन ख़ुसूसी बराए वजारत खारजा नहीं होंगे। इसके अलावा परवेज रशीद से वजारत इत्तलात से इस्तीफ़ा पहले ही लिया जा चुका, जबकि रिपोर्ट की रोशनी में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। यानी कि खबर किसने लीक की थी रिपोर्टर को ये नहीं पता चल पाएगा इस रिपोर्ट की रोशनी में भी। ज़राए का कहना है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर परवेज रशीद के मोबाइल पर रिपोर्टर के 11 पैगामात मौसूल हुए, जिनमें से अक्सर का जवाब परवेज रशीद ने नहीं दिया। सवाल अपनी जगह बरकरार है कि खबर किसने लीक की, ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है। ये खबर असल में दुरुस्त थी और ये बताएगी ये रिपोर्ट की खबर दुरुस्त थी या नहीं थी, या महज रिपोर्टर ने खुद ने अपनी तरफ से फैब्रिकेट किया, जिसने रिपोर्टर को लीक की उसने फैब्रिकेट की। ये कैसे पता चलेंगी सारी की सारी बातें। राना जवाद साहब डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। मतलब सबसे पहले बताइएगा, इस रिपोर्ट में ये अब कहा जा सकता है सेफली कि ये नहीं बताया गया कि ये खबर आखिर किसने लीक की थी। शाहजेब, ये बात तो तयशुदा है कि जितनी अभी तक हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कमेटी जो है अब इस बात का पता नहीं चला सकी। और आपको याद होगा कि जिस बुनियाद पे ये कमेटी बनाई गई थी उसकी बुनियाद ये थी, और जो कोर कमांडर साहब की तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज़ आई थी कि ये पता चलाया जाए कि ये खबर किसने फीड की और इसका ज़िम्मेदार कौन है और उसका तयन किया जाए। अब पूरी इंक्वायरी में ये बात इस्टेब्लिश नहीं होती है, सिर्फ एक बात इस्टेब्लिश होती है कि जब ये ख़बर हुकूमत के जो मिनिस्टर्स थे उनके नोटिस में लाई गई तो उसके बाद उसको रोकना चाहिए था, उनको रुकवाना चाहिए था, और उनका वो फेलियर है जिसकी वजह से उनके लिए ये सिफारिश की गई है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो बुनियादी तौर पे जो असल मुद्दा है हैरानकुन तौर पे वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। और इसीलिए मेरा ख्याल है शाहजेब कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी और अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उस पर जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा वो इस पर एहतजाज करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। कि जब ये मैंडेट नहीं था तो असल बात का जब पता नहीं चला तो उसके बाद ये किस किस्म की इंक्वायरी की सिफारिशात हैं कि इसको हटा दें, इसको लगा दें, इसको ये कर दें, ये मामला जो है मजीद मुतनाज़ा हो जाएगा। मतलब मगर फिर इसका मतलब है क्योंकि परवेज रशीद साहब को भी अपने ओहदे से इसलिए हटाया गया कि जी इन्होंने रोका नहीं था, इनका काम था रोकना। पता नहीं कि एक अखबार को और इतने बड़े अखबार को, डॉन न्यूज़ को के रिपोर्टर को कैसे इस रिपोर्ट को रोकते वो। फिर तारिक फातमी साहब पर भी यही जिम्मेदारी, मतलब तारिक साहब फातमी साहब भी का सर भी इसी उसमें कुर्बान होगा कि आपने रोकी नहीं, लीक करने का इल्ज़ाम उन पर भी नहीं है, ना पता चला कि किस पर। बस वो इस तारिक फातमी साहब का तो एक मेरा ख्याल है उनके साथ ये भी है कि उनका जो कांटेक्ट था वो
खबर या इस मीटिंग से पहले से राइटर के साथ था, उस ऑथर के साथ था स्टोरी की। और परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो इस बात पे मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट कर दें कि आप वर्जन लेने जाएं किसी मिनिस्टर के पास या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, वो वर्जन भी दे और उसके बाद स्टोरी भी रुकवाए, तो ये तो बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट होगा। तो मेरा ख्याल है कि दोनों साहब जो हैं, इसीलिए देखें पहले तो ये बात आ रही थी कि तारिक फातमी साहब को कहा जाएगा कि आप स्टेप डाउन करें, उनको ही विल बी आस्क्ड टू रिज़ाइन। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये है कि उनका स्पेशल असिस्टेंट का पोर्टफोलियो जो टाइटल है वो बरकरार रहेगा और सिर्फ उनका जो पोर्टफोलियो है वो बदला जाएगा, जबकि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो पहले से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से आउट हैं। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पे आप इसको क्या कहेंगे, तादीबी कार्रवाई बग़ैर किसी उस प्रिंसिपल के है जो कि लेआउट किए गए कमीशन में, तो इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया। राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे नहीं पता चलने वाला आवाम को इस बात का कि ये खबर लीक किसने की थी। जो सज़ाएं दो होंगी वो इस वजह से नहीं होंगी, खबर ना रोकने की वजह से होंगी, जिसमें पहले ही परवेज़ रशीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी। सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर के हवाले से हम उनका तज्जिया भी लेते रहे हैं। उन्होंने ये भी पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिसे पाकिस्तान की अस्करी और सिविलियन क़यादत हल करना चाहती है, इससे आगे बढ़ना चाहती है, इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहती है ताकि इसकी तहकीकात हो और मामला आगे बढ़े। मगर जब ये नहीं पता चलेगा कि लीक किसने की, तो क्या ये पता चलेगा कि खबर में जो वाक़या बताया गया है, जो खबर है, वो दुरुस्त थी या नहीं थी, या किसी की ज़हनी इख्तरा थी। सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। सब ज़ाहिर है जब अखबार की किसी की इंतज़ामिया पर जिम्मेदारी डाली जाए कोई, तो ये बताया जाएगा कि ये खबर असल में थी ही झूठ, या ये वाक़या हुआ नहीं हुआ। DGISI उस वक्त के रिजवान अख्तर साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ये बात हुई नहीं हुई, ये जो कंटेंट्स है ये बताए जाएंगे कि, या कुछ नहीं पता चलेगा कि खबर सही थी नहीं थी, फैब्रिकेट हुई थी नहीं थी, किसने लीक की थी नहीं की थी, कुछ नहीं पता चलेगा। देखें, हमें जो जिन लोगों ने तहकीक की उनमें से एक ने, और जिन लोगों से इंटरव्यूज़ हुए और काफ़ी सारे लोगों से इंटरव्यूज़ हुए, उनमें से 2 लोगों ने हमें ख़ुद बताया है। जो तहकीक का तरीक़ाकार है और दायराकार है, उसने ये वाज़े करना था कि इस ख़बर का जो मतन है वो किसने लिखाया, इस मीटिंग के बारे में जो हुकूमत का और आर्मी दोनों का ख्याल है कि ये मीटिंग के मंदरजात जो हैं वो दुरुस्त तरीके से उनकी नुमाइंदगी नहीं की गई, वो एंगल या जाविया किसने डाला, और फिर ख़बर रुकवाना किसकी ज़िम्मेदारी थी, कौन इसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन रिपोर्ट के बारे में जो हमें पता चला है वो ये कि आपके पास क्लियर कट एविडेंस मौजूद नहीं है। यानी आप ये तो कर सकते हैं कि इसके साथ इतनी मीटिंग्स हुई, रिपोर्ट से पहले इसने 2 मीटिंग्स की, रिपोर्ट के बाद इसने फिर इससे इतना रब्ता किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ मीटिंग के अंदर ये ब्रीफिंग की गई थी। मेरे ख्याल में जो फोरेंसिक्स हैं, तहकीकात जिस तरीके से की गई है उसमें ये इस्टेब्लिश नहीं होता। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपने बहुत सारे झोल जो हैं वो अपनी इमेजिनेशन से या दूसरे जो माहौल से आपको मवाद मिलता है उसको मिला के आपने एक बुननी है वो तहकीक। तो ऐसी ही तहकीक आपको मिलेगी, मतलब आपको ये नहीं मिलेगा जी कि फ़लाँ मीटिंग के अंदर ये स्टोरी दी गई थी, उस साहब ने नोट्स लिए थे और ये कोट्स दिए थे और ये इसी की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इस किस्म का फोरेंसिक एविडेंस मौजूद नहीं है। सब फिर अगर ये एविडेंस नहीं है तो फिर पहले परवेज़ रशीद साहब को इस बात के लिए, और सीनियर और अहम रहनुमा जिन्होंने बड़ी नून लीग के लिए कुर्बानियाँ भी दी, वो गए। अब तारिक फातमी साहब भी ये फिर स्केप गोट हुए, ये कुर्बानी का बाकायदा तौर पर एक बकरा हुए इस मामले से आगे बढ़ने के लिए, जब जिम्मेदारी का तयन हुआ ही नहीं। देखें, पानामा लीक्स के अंदर डाइसेंटिंग नोट में 2 जजेस ने डॉक्यूमेंट्स ना होने के बावजूद वज़ीर आज़म को डीनोटिफाई करने का कह दिया। यहाँ पर तो फिर काफ़ी तहकीक हुई है, काफ़ी उसके अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं, कुछ मैसेजेस मौजूद हैं, कुछ आपको ट्रेल मिलता है। तो मेरे ख्याल में तहकीकात इसी किस्म की ही हो सकती थी। अब आपस की बात है, होना तो ये चाहिए था कि अगर सिरल ये समझते हैं खुद या डॉन की इंतज़ामिया ये समझती है कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके नतीजे में गलत लोगों को सज़ा दी जा रही है, अगर वो ये समझते हैं तो फिर इस केस में एक उनके पास ऑप्शन ये रह जाती है कि अगर गलत लोगों को सज़ा दी जा रही है तो हाथ खड़ा कर दें, वो कह दीजिए कि ये लोग सही नहीं हैं, हम आपके साथ प्राइवेटली शेयर कर लेते हैं कि किसने हमें ये स्टोरी दी, अगर गलत लोगों को पनिश किया जा रहा है। लेकिन अगर
डॉन और सिरल ये नहीं करेंगे तो फिर इस रिपोर्ट के अंदर जिस किसी को भी पनिश किया जाएगा वो सही ही समझा जाएगा। अगरचे आज मैं हैरान हुआ, मैंने डॉन पर भी ये बात की, आपने भी देखी होगी सिरल का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने वो स्टोरी दोबारा से उसका मास हेड लगाया हुआ है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक ऐसी स्टोरी जिसने इतना बड़ा तनाज़ा बनाया है, नहीं बनना चाहिए था, उसको दोबारा से आप मिल्क क्यों कर रहे हैं। बहरहाल जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, और आज मैं हुकूमत के एक रुकन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमारी मालूमात के मुताबिक तो अभी वज़ीर आज़म के पास भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई। अगरचे वज़ीर आज़म साहब को पता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है और आर्मी के साथ अंडरस्टैंडिंग में उनको ये भी पता है कि उनको करना क्या है। मतलब मगर बहुत सारे दूसरे नाम, अब मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना कि इसको मरियम नवाज से ना लिंक किया जाए और इस किस्म की जो बात हुई, ज़ाहिर है अपोजिशन के रहनुमा कुछ कह रहे हैं, तो क्या कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी थी कि जब कुर्बानी देनी है तो किस किस की दी जा सकती है और किस किस की नहीं दी जा सकती और किस किस की तरफ नाम नहीं जाना चाहिए। हालांकि बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा का इस हवाले से कोई नाम आया नहीं था, मगर अगर अपोजिशन ये कह रही है तो ये क्या ये भी है, जब कुर्बानी का बकरा बनाना है तो किसने बनना है किसने नहीं बनना। मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई। ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग के बाद फाइंडिंग्स को फाइनलाइज किया गया। जो मुझे समझ है वो ये है कि रिपोर्ट ने तहकीक के अंदर जिन लोगों की तरफ वाज़े या बिलवास्ता या बिलावास्ता इशारे किए हैं, जिनके नाम लिए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये है, ये बिल्कुल भी हमारे तज्जिए से ये ना लगे कि हम कह रहे हैं कि पहले अंडरस्टैंडिंग हुई, मंदरजात बाद में लिखे गए। रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके मुताबिक जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए उनके हवाले से कार्रवाई की जाए। और रिपोर्ट में यकीनन तारिक फातमी साहब का जिक्र है, राव तहसीन का जिक्र है, परवेज़ रशीद साहब का जिक्र है, जिस तंजीम ने छापा है डॉन के हवाले से एक दो जगह पर शायद उनके खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र है, लेकिन किसी सहाफ़ी को या मीडिया हाउस को बराह रास्त अटैक करने की पॉलिसी नहीं है, ना ही उनका नाम है। तो अब यह है कि इसको रिलीज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। अब मियाँ साहब के यहाँ पर इतनी ज़्यादा इसके ऊपर तात्तुल क्यों है और इतनी देर क्यों हो रही है, इसका जवाब तो फिर ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ खुद ही दे सकते हैं या मरियम औरंगजेब साहिबा दे सकती हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा से ही पूछ लेते हैं क्यों इसमें डिले हो रहा है। और साथ साथ आज इमरान खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें खामोश रहने के लिए पनामा के मामले पर 10 अरब रुपए की पेशकश हुई थी, मैंने ये पेशकश कबूल नहीं की, तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर हमें अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना है। सिर्फ 2 महीने की बात है। उन्होंने कहा जब मुझ पे 10 अरब रुपए की ऑफर थी तो इदारों को क्या ऑफर हुई होगी, इस किस्म की बात खान साहब कर रहे हैं, ये भी पूछेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस रिपोर्ट को कितना और टाइम लगाएंगे, इतनी बातें हो रही हैं और जाहिर है क्या दो रहनुमा अगर उनका तयन नहीं हो रहा तो वे स्केपगोट बनेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस बात के ऊपर या इस रिपोर्ट के ऊपर मैं कमेंट करने से कासिर हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट को अभी ना तो वज़ीर आज़म को पेश किया गया है और चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो इस पूरे को ओवरसी कर रहे हैं प्रोसेस को, मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा कि इसके ऊपर किसी किस्म का भी मैं कमेंट करूं। और क्योंकि अभी रिपोर्ट जो है वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई, इसलिए उसके जो मुदरजा झैल है उसके बारे में ना मुझे इन्फॉर्मेशन है और ना किसी किस्म की मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकूं वो नहीं है। तो अभी जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते भी 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, कभी कि वो इत्तफाक नहीं था, फिर DGI-SPR से इख्तिलाफ था कि 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में आ रही है, वो बार बार फिर ये क्यों मीडिया पर बात करते हो, फिर मीडिया में खबरें आती हैं, आप तक कुछ नहीं पहुंचा, ना वज़ारत दाखिला ने कुछ शेयर ही नहीं किया, सिर्फ अपने पास रखा हुआ है, वो जितना दिल चाहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं वो। नहीं देखिए, आज भी सारा दिन शाहजेब TV स्क्रीन्स के ऊपर मैं समझती हूँ बार बार तस्वीरें दिखाकर एक सोर्सेस के ज़रिए इस तरह की गुफ्तगू की गई, और वो भी उस ख़बर के बारे में जो ऑलरेडी एक लीक्स का मुतनाज़ा बना हुआ है। और मैं समझती हूँ ये भी गैर मुनासिब है, क्योंकि जिन लोगों को बार बार स्क्रीन्स पे दिखाया जा रहा है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, उसके जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुए, और उसके ऊपर इस किस्म की जो कमेंट्री है वो करना, फिर उसके ऊपर तज्ज़िये, फिर जो सबसे गैर मुनासिब बात है कि दोबारा अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा से जो एक ऑन स्लॉट शुरू हुआ है सियासी मरियम नवाज़ के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर, अभी रिपोर्ट को ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ और उन्होंने उसके ऊपर अपनी दोबारा से एक जब मरियम नवाज साहिबा का अगर डायट्राइब है उसको शुरू कर दिया। रिपोर्ट में अगर मरियम, एक तो मीडिया पर यह हुआ नहीं, मीडिया पर जितने खबर के मुंतजात हो रहे हैं उसमें मरियम नवाज साहिबा का कतई तौर पर नाम नहीं लिया गया कि उनकी तरफ कोई भी इशारा गया या नहीं। अगर आपकी अपोजिशन से बात कर रही है तो जाहिर है उनका अपना वो मामला है जिसका आपने जवाब भी दिया है, मगर
आप इतना डिले करते क्यों हैं रिपोर्ट्स में? उसको कीजिए ना। और फिर अगर नहीं करनी और बात यहाँ तक नहीं पहुंची तो चौधरी निसार साहब को फिर वजीर आजम मना करें कि आते हैं मीडिया पर 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कर जाते हैं, अभी आ रही है, 2 दिन में आ रही है, इख्तिलाफ है, नहीं है, DGI-SPR, तो फिर वो क्यों करते हैं? अगर नहीं बनी, जितनी भी बनी है फिर फाइनल सामने रखिए। खबरें कहीं से तो लीक हो रही हैं जिसकी वजीर दाखिला ने कोई तरदीद नहीं की। शाहजेब, एक तो मैंने पहले कहा कि अपोजिशन की तरफ से ये ऑनस्लॉट आया, मैंने मीडिया की बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन मीडिया के ऊपर ज़राए से जो रिपोर्ट चल रही थी, मैं अभी भी कहती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि उसके ऊपर तज्जिए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग गैर मुनासिब है, क्योंकि सोर्सेज से आपने रिपोर्ट के दर्जा झेल में रिलीज क्यों नहीं कर रहे आप लोग? और उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने जो चौधरी निसार साहब की बात की, उन्होंने जब भी बात की है, जाहिर है जब भी वो बात करते हैं उस पर डिलीवर करते हैं। रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसीजर है, एक इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन है और उसमें अगर डिले आ रहा है तो किसी वजह से आ रहा होगा और जो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके मुताबिक उस रिपोर्ट को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। आपका अपना जो हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें रिपोर्ट्स को रिलीज करने का है नहीं माजत के साथ। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी आप ही के पास है, नहीं किया आपने, तो मीडिया का तो काम है कि उन्हें जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर बात करेंगे। कह दे वजीर दाखिला सारा दिन चल रही है, बोल दें वजारत दाखिला कि सब झूठ है, सब गलत है, नहीं कहा किसी ने, कह दें वजीर दाखिला कि सब गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है शाहजेब। मैंने जैसे पहले मैंने कहा कि जिस वक्त ये रिपोर्ट फाइनल होकर वज़ीर आज़म को, अभी तो वज़ीर आज़म को पेश नहीं हुई, जब ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश हो जाएगी उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब इसको ऑफिशियली, इसके मदरजा झैल डिटेल, जिस तरह भी जो उन्होंने प्रोसेस का तयन करना है उसके ज़रिए इसको रिलीज़ करेंगे। और अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में जब तक रिपोर्ट ना आ जाए इसके ऊपर मज़ीद रिपोर्टिंग करना मेरे ख्याल में गैर। ये बताइए, जो शख्सियात हैं, एक तो रिपोर्ट में भी तारिक फातमी साहब का नाम आ रहा है, हुआ नहीं, मगर परवेज़ रशीद साहब का हो गया। परवेज़ रशीद साहब की एक जो उनका बात करना है, जो बातें हैं वो ज़ाहिर है एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका एक मामला रहा है। तारिक फातमी साहब के हवाले से भी खबरें आती रहीं कि कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता उन्हें, तो ये अगर ये होता है, पहले परवेज़ रशीद साहब फिर तारिक फातमी साहब, तो ये कोई आर्म ट्विस्टिंग हुई है आप लोगों की? उसके नतीजे में ये दोनों जा रहे होंगे जब इनकी जिम्मेदारी नहीं थी खबर लीक होने की। मेरे ख्याल में शाहजेब, मैंने पहले कहा कि मैं इस बात पे कमेंट करने में और इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर देना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, मेरे ख्याल में शाहजेब गैर मुनासिब होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना या कमेंट करना मैं समझती हूँ थोड़ा सा अनरीजनेबल है। मतलब जब रिपोर्ट आई नहीं थी तो परवेज़ रशीद साहब को अपने ओहदे से हटाना कितना रीजनेबल था? नहीं, देखिए उसमें जिस तरह हुआ उस प्रोसेस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगी। उसके ऊपर कहा गया कि जो भी रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह बात हुई, लेकिन उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, उसकी डिटेल्स का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद आप किसी भी शख्स को या किसी भी शख्सियत को उसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से पहले उस रिपोर्ट का इंतज़ार करें। मैं बार बार ये बात कह रही हूं। एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है इसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी नियरली 2/3 मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, 3/4 मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, ये लेगेसी होगी मियां नवाज शरीफ साहब की कि बगैर रिपोर्ट आए अपने इतने देरीना कारकुन, इतनी उनकी कुर्बानियां जमहूरियत के लिए, परवेज़ रशीद साहब को पहले कुर्बान किया, बगैर रिपोर्ट आई नहीं है, और इतना सारे दावे किए थे कि हम एबटाबाद कमीशन की भी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, उसको भी नहीं पब्लिक किया। ज़बरदस्त लेगेसी है बतौर जमहूरी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की। शाहजेब, कितना ही अच्छा होता कि आप इस सारी एग्जाम्पल को कहते कि कितनी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म की 2/3 मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर और पंजाब के अंदर, और फिर भी एक जमात जिसकी 35 सीटें हैं और एक पूरा सा नैरेटिव बना के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा दे रही है। उस वक्त भी मेरे ख्याल में आपको इसी पैशन के साथ ये कहना चाहिए कि ये जो तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है वो किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है? और जैसे मैंने पहले कहा कि रिपोर्ट में आना है शाहजेब, मैं इसका सवाल कर रहा हूँ, अगर आप मेरा शो जब मैं तहरीक इंसाफ से सवाल करता हूँ नहीं देखती तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, और ये टॉक शो नहीं है कि मेरे साथ तहरीक इंसाफ भी हो, आप है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये लेगेसी कैसी लेगेसी है मियां नवाज शरीफ साहब की, जिसमें अपने देरीना कारकुन परवेज़ रशीद साहब का इतना एहतराम कि जब आपने उनसे इस्तीफा लिया है तो अक्रॉस द बोर्ड सेनेटर्स ने उनका खड़े होकर वेलकम किया है, बगैर रिपोर्ट आए आपने उनको कुर्बान किया। आप एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट रिलीज कर नहीं सकते, ये लेगेसी है मियां साहब की, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर 3/4 मेजॉरिटी लेके पंजाब में, अच्छी लेगेसी है बतौर जमहूरी लीडर। मैंने आपकी बिल्कुल पहले भी बात सुनी थी शाहजेब, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी रिपोर्ट की डिटेल्स आने से पहले इस पे कि उसको ये कर दिया गया और इसको ये कर रहे हैं, ये बात करना गैर मुनासिब होगा, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर फर्दर कमेंट्री भी गैर मुनासिब ना करें। बट आप ना करें, डिटेल्स आने से पहले मैं कह रहा था परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफा ले लिया था। बट बहुत शुक्रिया, मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से बात हो रही थी, शामिल करते हैं।
एक और अहम मामला है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम से खुश नहीं। शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम के 2 वकला से नाराज है। जराए के मुताबिक शरीफ खानदान को गिला है कि उनकी कानूनी टीम में शामिल एक अहम वकील ने दयानतदारी से काम नहीं किया। वो अहम दस्तावेजात को सामने नहीं ला सके, उन्हें छुपाया गया। जराए के मुताबिक शरीफ खानदान समझता है कि एक और वकील ने उनके केस को नुकसान पहुंचाया, जिसने कतरी खत को गैर पेशावराना तरीके से अदालत के सामने पेश किया। अगर आप जस्टिस खोसा की जजमेंट पढ़ें तो जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट में लिखा हुआ है कि अचानक एक दिन ब्रीफ केस से शरीफ खानदान के वकील ने वो ख़त निकाला और फिर निकाल कर पेश किया। और अब शरीफ खानदान के हवाले से खबर आ रही है कि वो खुद इस बात से खुश नहीं कि किस तरीके से ये ख़त अदालत के सामने पेश किया गया, जिससे केस कमज़ोर हुआ। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान को शिकायत है कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई लीगल टीम को केस की तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया था, मगर उन्होंने केस ठीक तरीके से पेश नहीं किया। इब्तिदाई लीगल टीम, जिसमें से बाद में तब्दीलियां भी हुई, कि उन्होंने केस ठीक तरीके से पेश नहीं किया। ज़राए के मुताबिक अब शरीफ खानदान ने फैसला किया है कि वो GIT के सामने पेश होंगे और वहाँ अपना मौक़िफ़ ठीक से पेश करेंगे। वो दस्तावेज़ात भी पेश करेंगे जो उस वक्त नहीं पेश की गई। यानी अब जो इब्तिदाई लीगल टीम थी, जिसके बारे में आती रही कि पता नहीं हेल्थ के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, वाज़े तौर पर शरीफ खानदान उससे खुश नहीं था। और जाहिद किशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ये बताइएगा ये क्या मामला हुआ है? शरीफ खानदान जजमेंट खुश भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, 3-2 का फैसला उनके हक में ही आया है, खुश नहीं है, क्या वजह है? शाहजेब, देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो अभी कुछ देर पहले, ये 5 दिन हो गए हैं, शरीफ फैमिली और रूलिंग पार्टी के जो लीगल एडवाइज़र थे वो सर जोड़ के बैठे थे। जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने इसको कम्प्लीटली एवेलुएट किया है कि कौन कौन सी खामियां थी, आखिर हम केस हारे क्यों हैं। उसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। उसकी फाइंडिंग्स हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले अपने ज़राए से हमने हासिल की है। उसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि एक सीनियर वकील जो शरीफ फैमिली के थे, उसको सारे डॉक्यूमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड जो था प्रॉपर्टी का, सब चीज़ के शेयर किया गया था, लेकिन उसने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये नहीं रखा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो मनी ट्रेल कतरी लेटर की शक्ल में लाई गई थी वो एक फ्लॉप आइडिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि तीसरा ये है कि एक और वकील, उसको भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे, लेकिन उसने भी ये आइडिया सामने रखा कि ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को सारे नहीं देने चाहिए। शायद ये वो स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से PMLN ने ये केस हारा है। उसमें शाहजेब एक इम्पॉर्टेंट फैसला तकरीबन कर लिया गया है, वो ये है कि अब सारी चीज़ें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने रखी जाएंगी और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। शायद उनके वकीलों ने उनको सही उस वक्त मशवरा नहीं दिया और यही एक वजह है कि वो हर मेंबर ख़ानदान का कलीन होकर सामने लाना चाहेंगे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने रखेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये शायद वो रिव्यू में, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके हक में फैसला आने के बावजूद शरीफ खानदान का ये ख्याल है कि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, अगर वकला उन्हें भी प्रेजेंट कर देते तो फैसला और बेहतर आ सकता था। उस वक्त वकला ने जो मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं था और जिस तरीके से कतरी खत पेश किया, जिस पर बाकायदा तौर पर जस्टिस खोसा के रिमार्क्स में नजर आ रहा है कि अदालत कोई बहुत खुश नहीं हुई थी जिस तरीके से ब्रीफ केस से निकाला और पेश किया, तो इससे बड़े नाखुश है और इनको लगता है मजीद सबूत हम GIT के आगे रखेंगे तो मामला बेहतर होगा और अगर अदालत के आगे रख देते तो और बेहतर हो सकता था। शाहजेब, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब से ये फैसला आया है, हमारी सोर्सेज ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने वकील से अब तक बात नहीं की है। आज 6ठा दिन है, उनसे उनकी बात नहीं हुई है, यानी कि उनसे कोई लीगल कंसल्टेंसी नहीं की गई है। इसके अलावा हमें ये बताया जाता है कि अभी सलमान अकरम राजा ने अपना टेक देना है, लेकिन 2 वकला ये बता रहे हैं कि शायद PMLN को रिव्यू में नहीं जाना चाहिए।
तो ये उनका फैसला है, ये उन्होंने अभी मीटिंग दी है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें आनी हैं जो कल हमारे सामने आएंगी। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल तय है कि शरीफ फैमिली ने अपनी फाइंडिंग दी है कि अपनी वो लीगल टीम से, उनकी लीगल टीम ने मायूस किया है उनको। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी बता रहे थे अहम डेवलपमेंट है कि खुश नहीं है शरीफ ख़ानदान। हालांकि केस का फैसला हक में आया, मगर उन्हें लगता है कि कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स थे और जिस तरीके से कतरी ख़त की हैंडलिंग हुई है वो बेहतर नहीं की लीगल टीम ने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मियां नवाज शरीफ एक और बात से नाखुश है। एक हफ्ते में 2 दफ़ा शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसी एक बात पर, मगर मसला है कि हल नहीं हो रहा। क्या बात है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या अवाम का ये रमज़ान भी लोड शेडिंग में गुजरेगा? क्या इन गर्मियों में अवाम का हाल फिर बेहाल होने वाला है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तारीख खुद को दोहरा रही है। 5 साल पहले तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत को लोड शेडिंग पर तनकीद का निशाना बनाने वाली नून लीग अब अपने दौरे इक़्तिदार के 4 साल पूरे होने के बाद भी लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पा सकी है। 5 साल पहले तक नून लीग बिजली न मिलने पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे करती थी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एहतजाजन मीनार पाकिस्तान के बाहर टेंट लगाकर इजलास किया करते थे। आज पीपल्स पार्टी ने नवाज हुकूमत के खिलाफ उसी बिजली बहरान पर मुहाज खोल रखा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अब इसी बहरान पर परेशान हैं और एक हफ्ते के दौरान 2 बार तवानाई के बारे में काबीना कमेटी के इजलास की सदारत कर चुके हैं। 24 अप्रैल को काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने की हिदायत की। 18 अप्रैल को भी वज़ीर आज़म ने बिजली लोड शेडिंग बढ़ने पर काबीना कमेटी बराए तवानाई के खुसूसी इजलास में नाराज़गी का इजहार किया। 18 अप्रैल को ही वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने 4 पावर प्लांट्स पर होने वाली मरम्मती काम को बिजली के हालिया शॉर्ट करार दिया था। अब मसला यह है कि लोड शेडिंग देही इलाकों में उरूज पर है, शहरी इलाकों में भी हो रही है। ये सूरत हाल कब ये ओवरकम कर पाएगी हुकूमत? वज़ीर आज़म खुद अपनी वजारतों से नाराज़ हैं, मगर 4 साल पहले खुद वज़ीर आज़म ने दावा किया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर इस मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते रहे। इंतहाई सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को उसका वज़ीर लगाया, फिर आबिद शेर अली साहब को वज़ीर मुमलिकत लगाया। अच्छे इसमें सेक्रेटरी मौजूद थे जिन्हें अब हटाकर सेक्रेटरी कॉमर्स बना दिया गया है। ये हो क्या रहा है और ये मामला क्या नून लीग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा? आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली। आबिद शेर अली साहब बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, मियाँ साहब खुद आप लोगों से नाराज़, 2 मीटिंग बुला रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। सूरत हाल आप लोगों से कंट्रोल हो नहीं रही, सूरत हाल आप लोगों से संभल नहीं रही। बात देखिए, वज़ीर आज़म साहब का नाराज़ होना बजा है, बिल्कुल ठीक है। वो आवाम की बात करते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है और होना भी चाहिए। जितनी वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं वो मीटिंग्स के अंदर बिल्कुल उनकी जो लहजा होता है वो आवाम की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन मेरी बात सुने शाहज़ेब साहब, इसकी जो रिस्ट्रक्चरिंग की है पिछले 18 साल को कंपेयर कर लें अभी से, जो ट्रांसमिशन के निज़ाम का आपको मैं अर्ज़ करूं, कोई 9000 MVA हमने ट्रांसमिशन का अभी विद इन 1 ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूं कि हमने 9000 MVA का इजाफा किया है अपनी ट्रांसमिशन और 900 किलोमीटर न्यू ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है विद इन कपल ऑफ ईयर। मेरी अब अर्ज़ ये है कि 13,500 से जनरेशन को उठाकर लास्ट ईयर हम 17,600 मेगावाट तक लेकर आए और इंशाअल्लाह ताला इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको टच करेंगे 19 to 20,000 मेगावाट इसको टच करेंगे। जब टच 19-20 को करेंगे वो बाद में करेंगे, बट आपने कहा 13,000 मेगावाट से 17,000 मेगावाट ले गए थे। आज पेपको से के जो नंबर्स हैं वो ये हैं कि डिमांड है 18,000 मेगावाट और सप्लाई है 13,300 मेगावाट। तो जहां पीपल्स पार्टी से लिया था वहीं तो अप्रैल के महीने में आप खड़े हैं, तो कहां ऊपर ले गए? आपकी मेरी अर्ज सुन लें, हमारा 3900 मेगावाट आउटेजेस में है, एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस होती है। उसके मद में कुछ हमारे फोर्स जो पावर प्लांट हैं वो फोर्स आउटेजेस में है और ये तकरीबन 3900 मेगावाट बनती है। अगर 13,000 मेगावाट को ऐड कर ले ये 4,000 तो ये लगभग 17,000 बन जाता है माइनस हाइडल इस वक्त हमारी 2600 मेगावाट है जो पीक में 7,000 मेगावाट होती है। हाइडल का भी शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट का है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग
नहीं, ये सारे के सारे मसाइल जो हैं, हाइडल का जो शॉर्टफॉल आना है, जो सीजनल आना है, जो सीजनल मेंटेनेंस होनी है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी होते होंगे ना। ये सारे के सारे प्लांट और हाइडल के मसाइल तो आपके दौर में भी हो रहे हैं। और जिस बात से आप अवाम को कन्विंस करना चाह रहे हैं, उससे खुद वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? 2 मीटिंग बुला रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, और जो सिस्टम है निगरानी का सारा वाटर ये बिजली की सप्लाई का और लोड शेडिंग का, उन्होंने खुद वजीर आजम हाउस में लगा लिया है। अगर उन्हें आप पर एतमाद होता आप तो ना करते। वो तो खुद सारा का सारा अपना खुद मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो कौम कैसे एतमाद करे? वज़ीर आज़म नहीं एतमाद कर रहे आपकी बात पे, और आपके सेक्रेटरी भी। मेरी यार सुन ले, यही डैशबोर्ड मिनिस्ट्री में है, यही डैशबोर्ड हमारा एनपीसीसी में है, जहाँ पे हम सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। 9000 के करीब फीडर्स को हम मॉनिटर करते हैं। पहले ये निज़ाम नहीं था। अब तो मोबाइल मीटर रीडिंग भी हमने 90% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दी है, कि जो लोगों को एक्स्ट्रा बिलिंग की कंप्लेंट आती थी, हमने पावर में इसको इनकलाबी किस्म की चेंजेस लेकर आए हैं। ये नहीं, ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है। और सब ये इनकलाबी तब्दीली कैसी है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, जिनका बड़ा हो रहा था कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, उन्हें बदल दिया, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं अपनी टीम में। ज़ाहिर उन्होंने कोई रद्दो बदल नहीं किया, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है भी नहीं मियाँ साहब का। मॉनिटरिंग सिस्टम भी वज़ीर आज़म हाउस ले गए हैं। फिर ये कब तक आप मसाइल हल करेंगे कि वज़ीर आज़म को तो नहीं आ रहा वो वाला भरोसा? नहीं, ये कोई वजूहत नहीं है मेरा ख्याल के सेक्रेटरी साहब को चेंज करने की। मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि देखें, अब जब डिप आती है सितंबर अक्टूबर के अंदर, जो 7000 मेगावाट को आप 500-600 पे ले आते हैं, फिर हमारे पास जो मौजूदा हमारे पास तरसीलात का निज़ाम है, एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का, जो जनरेशन वो 12 हज़ार रह जाती है, जो उतनी ही डिमांड को मीट करने के लिए होती है। हम उस वक्त अगर दिसंबर जनवरी में अगर अपने प्लांट्स को शट डाउन कर दें, तो मामला हमने देखें, जितने भी PIPPs हैं, कोई नवंबर में बंद होते हैं, कोई दिसंबर में बंद होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी तरह इनकी कंटिन्यूटी रहती है। अब ये मई की 15 तारीख तक ये तमाम जो जनरेशन हमारी आउट है वो इंशाल्लाह सिस्टम में आ जाएगी। तो ये जो लोड शेड, मैं आपके सामने आवाम को जो तकलीफ है मैं उनसे माजरत भी करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स में क्योंकि आपका जो माशाल्लाह प्रोग्राम है दुनिया सुनती है, जुलाई तक इंशाल्लाह 19,000 to 20,000 मेगावाट को हम टच करेंगे और लोड शेडिंग को इंशाल्लाह ताला मैनेज करके रखेंगे 3 से 4 घंटे तक। बहुत शुक्रिया। अभिषेक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मई 15, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, ये आउटेजेस कम हो जाएंगी, प्लांट्स वापस आ जाएंगे, और कह रहे हैं जुलाई के आखिर तक 19-20 हज़ार मेगावाट तक ले जाएंगे। रमज़ान आ रहा है, फिर गर्मियाँ होंगी जून जुलाई में। तो ये जो दावा करके जा रहे हैं इस वक्त अभिषेक साहब, ज़ाहिर इसको हम दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, और उम्मीद करते हैं कि लोड शेडिंग वाकई कम हो गई हो। मगर 2017 तक जितने वादे किए गए हैं कि दिसंबर तक जितना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आएंगे, उम्मीद करते हैं वो भी आए और लोड शेडिंग खत्म हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान कराची आ रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान, सब कराची पर फोकस किए हुए हैं। मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे इमरान खान कराची के मसाइल के लिए। इस दफ़ा क्या इरादा है? 2013 के बाद लिफ्ट बड़ी कम कराई खान साहब ने, बात करेंगे इसके बाद। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची आजकल मुजाहिरों का मरकज बना हुआ है, और इन एहतजाजों का रुख सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। पाक सरजमीन पार्टी ने एहतजाज किया, धरना दिया, MKM पाकिस्तान ने किया, और अब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कराची आ रहे हैं। एक रैली को लीड करेंगे वो, और कराची के मसाइल के हक में बात करेंगे वो। पहले भी कह चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, किया नहीं था। अक्सर इमरान खान आएंगे, आए नहीं खान साहब। सिंध के दौरे ज़रूर कर रहे हैं बार बार, सिंध में कराची भी क्या, अब बार बार फोकस होगा। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। 2013 के इंतखाबात में ज़बरदस्त वेलकम दिया कराची के अवाम ने, 8 लाख वोट दिए। उसके बाद इन्हें 246 में ज़ाहिर आप हार गए, मगर आपने एक ज़बरदस्त कैंपेन बनाई। उस वक्त आपकी गाड़ी के शीशे विशे भी टूटे, फिर भूल गए। बल्दियाती इलेक्शन में रिजेक्ट किया कराची के अवाम ने आपको। खान साहब ने जलसा किया, उसमें नहीं आए लोग जब यहाँ पर किया। तो क्या है साहब आपके पास कि कराची के अवाम दोबारा आप पे ट्रस्ट कर ले? क्योंकि कराची को भूल गए थे आप, और कराची के अवाम ने फिर आपको दोबारा वेलकम किया नहीं है दरमियान में।
मैं समझता हूँ कि शायद कराची में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हमारी अपनी कोताहियाँ गलतियाँ रही हैं। इसमें कराची के शहरियों का या पीटीआई के वोटर और सपोर्टर्स का कसूर नहीं है कि वो हमारी पार्टी से थोड़े से दूर हुए हैं। इसमें पार्टी की अपनी गलतियाँ रही हैं। उन कोताहियों गलतियों को दूर करते हुए तहरीक इंसाफ दोबारा से मैदान में उतरी है और एक बड़ी रैली से खान साहब खुद यहाँ पे खिताब करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मुतवातिर तरीके से कराची के जो मामलात हैं, कराची में पानी है, बिजली है, गैस है, कचरा है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इसमें लीड लेना चाहती है और हम चाहते हैं कि जो ट्रबल शूटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने। मगर मुझे इसमें यह बताएं ना, जब कराची का ट्रबल शूटर आप कह रहे हैं, खान साहब जो कराची की पॉलिटिक्स है, जो कराची के मसाइल हैं, रोड यहाँ के मसले हैं, पानी यहाँ के शहरियों को नहीं मिलता, कचरा यहाँ का मसला है, उस पर बात करते नहीं है। खान साहब तो करेंगे, क्योंकि खान साहब तो पनामा और नवाज शरीफ साहब के अलावा जो 21 मसाइल है कराची के, उस पर बात करते नहीं हैं। वो तो कोई स्पोर्ट्स का भी फंक्शन हो तो उसमें भी पनामा और इसकी बात कर रहे होते हैं, गो नवाज गो की बात कर रहे होते हैं। कराची स्पेसिफिक, कराची के मसाइल को लेकर खान साहब करेंगे, फोकस करेंगे बात। हमारी पार्टी में भी एक ये बड़ी अजीब सी डिबेट हमेशा रही है कि जी हर चीज़ का, यानी कराची का कचरा नहीं उठ रहा तो उसको भी खान साहब को फोकस करना पड़ेगा, कराची में पानी नहीं आ रहा तो खान साहब को फोकस करना पड़ेगा, गुजरांवाला में सड़क टूटी हुई तो खान साहब को फोकस करने का। एक्चुअली हमें अब डिपेंड करना पड़ेगा अपनी लोकल तंजीम के ऊपर। जो कराची का प्रेसिडेंट है उसको फोकस करना पड़ेगा, जो कराची के जिम्मेदार हैं उनको फोकस करना पड़ेगा। लोकल मामलात हैं वो लोकल टीम को उठाने पड़ेंगे। फोकस उस वक्त करेंगे ना, ये जिम्मेदारी भी खान साहब की थी ना। खान साहब ने इस तंजीम को बनाना था, बनाई नहीं। इलेक्शन का इंट्रा पार्टी वादा किया था, कराए नहीं। तो अब वो कुछ हैंड पिक्ड लोग हैं, वो उनकी आप लोगों की आपस में नहीं बनती तो आप कराची के मसाइल के लिए किसी और से क्या लड़ेंगे? आप तो आपस में सारे के सारे लड़ रहे होते हैं, आपस में आप लोगों के इतने मसाइल। ये तंजीम खान साहब ने बनानी थी, नहीं बनाई उन्होंने। थोड़े बहुत पार्टियों में मसाइल के शिकार रहती हैं पार्टियां, सियासी जमातों में, घरों में भी थोड़े बहुत मसले होते हैं, लेकिन अब वी हैव कम ओवर विद इट। हमें कोई ऐसा बड़ा सियासी मसला विद इन पार्टी या सियासी मुखालिफ पार्टी दरपेश नहीं है। जो आम घरों में आम मसले होते हैं ना, वो वाले मसले हैं नहीं आपकी कराची की क़यादत के। आप लोगों के मसले वो हैं जो एक घर में सोतनों के आपस में मसले होते हैं, तो वो मसले हैं जो खान साहब ने हल करने हैं। आम घरों वाले मसले नहीं आप लोगों के। सास ससुर और बहू में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसे चलने दें। ये भी एक ज़िंदगी की ज़मानत की तरह से होता है। घर में अगर थोड़ा बहुत शोर चले तो लगता है कि लाइफ है यहाँ पे। तो बहरहाल शाहज़ेब, ऑनेस्टली आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई कराची की तंजीम में या कराची मामलात में कोई ऐसी रस्साकशी नहीं है। साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कोई ऐसी रस्साकशी नहीं है, फ्रॉम द फ्रंट अब पार्टी लीड करेगी। कराची के मसाइल के हवाले से खान साहब भी आ रहे हैं और पार्टी इस बात को आगे लेकर जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।